हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एआर अकेडमी। मैं हूं मोहम्मद अहमद और आज हम स्टूडेंट्स पढ़ने लगे हैं जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है स्टूडेंट्स, एंडो का मतलब क्या होता है जी? इनसाइड, ठीक है। प्लाज्मिक लफ्ज शो करता है जी साइटोप्लाज्म को, ठीक है। और रेटिकुलम का मतलब स्टूडेंट्स होता है जी नेटवर्क, यानी जाल। इसको हम उर्दू में बोलते हैं जाल, एक से ज्यादा चीजों का जो है मौजूद होना। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब क्या हुआ? ये साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाने वाला एक नेटवर्क है, ठीक है। अब ये कौन सा नेटवर्क है? ये आता है जी नेटवर्क ऑफ चैनल्स। चैनल्स स्टूडेंट्स हम बोलते हैं, यानी नेटवर्क ऑफ चैनल्स। अब चैनल्स स्टूडेंट्स क्या होते हैं? ये नालियां होती हैं, रास्ते होते हैं किसी चीज के गुजरने के लिए, ठीक है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या हुआ कि ये नालियों का एक जाल होता है जो कि हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है, ठीक है। अब ये कहां से कहां तक पाया जाता है? एक्सटेंडेड फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी हमारे न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन। ये जो आपको स्टूडेंट्स नजर आ रही है, ठीक है, ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके हमारी सेल मेम्ब्रेन तक, ठीक है, हमारी सेल मेम्ब्रेन तक, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। यानी न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से लेके सेल मेम्ब्रेन तक ये जो चैनल्स का, ये नालियों का जो नेटवर्क है, ये पाया जाता है। अब आगे स्टूडेंट्स आता है कि जैसा कि हमें पता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये सेल के अंदर मौजूद ऑर्गेनेलीज में से एक ऑर्गेनेली है, ठीक है। सो हमने पढ़ा था कि कुछ ऑर्गेनेलीज जो है वो उनके गिर्द दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं। कुछ ऑर्गेनेलीज जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं, और कुछ ऑर्गेनेलीज ऐसी हैं कि जो कि जिनके इर्द गिर्द कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है स्टूडेंट्स, ये एक ऐसी ऑर्गेनेली है सेल की जिसके इर्द गिर्द क्या है जी? एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है। अब स्टूडेंट्स इस जो मेम्ब्रेन है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इर्द गिर्द होती है, हम उसको नाम दे देते हैं जी सिस्टर्नी का, ठीक है। तो सिस्टर्नी क्या चीज है स्टूडेंट्स? ये एक ऐसी मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये एक ऐसी मेम्ब्रेन है, यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये सिस्टर्नी एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर मौजूद जो मटेरियल है, ठीक है, उस मटेरियल को साइटोप्लाज्म से अलग करती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जी, दिस इज द सिस्टर्नी, ठीक है। ये जो आपको नजर आ रही है यहाँ पर, दिस इज द सिस्टर्नी, ठीक है, दिस इज द सिस्टर्नी। अब इस सिस्टर्नी के अंदर जो आपको चीज नजर आ रही है ना, ठीक है, ये जो आपको अंदर अंदर चीज नजर आ रही है, दिस इज कॉल्ड सिस्टर्नल स्पेस, यानी दो सिस्टर्नी के दरमियान जो जगह है, एक सिस्टर्नी ये वाली है, ठीक है, एक सिस्टर्नी ये है। अब दो सिस्टर्नी के दरमियान जो स्पेस है, हम उसको सिस्टर्नल स्पेस बोल देते हैं, या उसको हम ल्यूमन का नाम भी स्टूडेंट्स देते हैं, ठीक है। या हम उसको स्टूडेंट्स ल्यूमन का नाम भी दे देते हैं। अब जो दो सिस्टर्नी के दरमियान जो जगह है, खाली जगह, हम उसको ल्यूमन का नाम भी दे देते हैं। अब ये सिस्टर्नी स्टूडेंट्स क्या करती है? ये इस ल्यूमन के अंदर मौजूद मटेरियल को, चीज को इस साइटोप्लाज्म से बचाती है, साइटोप्लाज्म के अंदर मटेरियल के साथ मिक्स होने से बचाती है। बिलफर्ज अगर ये मेम्ब्रेन ना हो तो जो मटेरियल विद इन द सिस्टर्नी है, यानी ल्यूमन, ठीक है, ल्यूमन के अंदर जो मटेरियल है वो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल के साथ मिक्सअप हो सकता है। सो सिस्टर्नी स्टूडेंट्स क्या चीज है? मेम्ब्रेन है विच सेपरेट द मटेरियल विद इन द चैनल्स। इन चैनल्स के अंदर जो मौजूद मटेरियल है उसको साइटोप्लाज्मिक मटेरियल से सेपरेट करती है, ठीक है। अब ये जो सिस्टर्नी है स्टूडेंट्स, ये स्फेरिकल हो सकती है, ठीक है, ये स्फेरिकल फॉर्म में हो सकती है, यानी गोलाईदार ये हो सकती है, या ये टिब्यूलर हो सकती है, यानी इलोंगेटेड हो सकती है, ठीक है। इसको हम आगे देखते हैं कि ये कैसे कैसे जो है सिस्टर्नी की जो मेम्ब्रेन्स है वो पाई जा सकती हैं। तो सिस्टर्नी स्टूडेंट्स इन शॉर्ट आप समझ लें कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन है उसको हम सिस्टर्नी का नाम दे देते हैं। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्टूडेंट्स दो टाइप्स होती हैं, ठीक है, या दो उसकी फॉर्म्स होती हैं। एक को हम नाम दे देते हैं स्टूडेंट्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, और एक को हम नाम दे देते हैं जी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER फॉर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER फॉर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहले हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स के रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या RER क्या चीज होती है। जैसा कि स्टूडेंट्स इसके नाम से ही जाहिर है कि इसकी जो सरफेस है, ये जो हमें दिखने में नजर आती है इसकी सरफेस, वो रफ नजर आती है, ठीक है। मतलब वो उसके ऊपर कुछ मटेरियल्स या कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिसकी वजह से वो हमें रफ नजर आती है। वो कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं? वो होते हैं जी राइबोसोम्स, ठीक है। या जैसा कि आप डायग्राम में स्टूडेंट्स देख सकते हैं, ये जो आपको नजर आ रही है, ठीक है,
यहाँ तक आपको ट्यूब्यूल्स नजर आ रही है, ये है जी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसके ऊपर जो आपको ये दानेदार स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, ग्रीन कलर में आपको जो दानेदार स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको हम नाम दे देते हैं जी राइबोसोम्स का। अब राइबोसोम्स की मौजूदगी की वजह से, यानी राइबोसोम्स जो है क्योंकि इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की आउटर सरफेस पे मौजूद होते हैं, इन राइबोसोम्स की प्रेजेंस की वजह से, इनकी मौजूदगी की वजह से ये जो टाइप है हमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रफ नजर आती है, ये अपीयर होती है रफ फॉर्म में, ठीक है। सो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है स्टूडेंट्स, वो होते हैं जी राइबोसोम्स के साथ, राइबोसोम्स जो है इनके साथ अटैच होते हैं। अब आगे जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने पहले भी एक राइबोसोम्स की वीडियो के अंदर बताया था कि ये जो राइबोसोम्स हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की आउटर सरफेस के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। अब आउटर सरफेस आउटर सरफेस का क्या मतलब होगा स्टूडेंट्स, कि इनकी जो है दो तरह की सरफेसिस, टर्नी जो है उसकी दो सरफेसिस होंगी, ठीक है। एक सरफेस जो है उसके ल्यूमन की तरफ होगी, ठीक है, और एक सरफेस उसकी साइटोप्लाज्म की तरफ होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये जो सिस्टर्नी है सारी की सारी, ठीक है, ये सारी की सारी जो है सिस्टर्नी है, इसकी दो सरफेसिस है। एक सरफेस जो है वो ल्यूमन की तरफ है और एक इसकी सरफेस जो है वो साइटोप्लाज्म की तरफ है। अब राइबोसोम्स किस सरफेस की तरफ होंगे, वो वाली सरफेस जो कि साइटोप्लाज्म की तरफ है, उसको हम आउटर सरफेस का भी नाम देते हैं। यानी राइबोसोम्स यहाँ पर आउटर सरफेस पे मौजूद होंगे, अंदर की तरफ मौजूद नहीं होंगे जी। तो स्टूडेंट्स जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो सिस्टर्नी होती है, ठीक है, मतलब उसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो इन द फॉर्म ऑफ सैक होती है। सैक स्टूडेंट्स हम बोलते हैं किसी थैली को, थैली नुमा स्ट्रक्चर को हम सैक का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो जो सिस्टर्नी होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, वो सैक की फॉर्म में होती है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो आपको सिस्टर्नी नजर आ रही है, ठीक है, ये थैली नुमा स्ट्रक्चर है। जो थैली जो है आप समझ लें कि एक सैक पाउच, ठीक है, जिसके अंदर कोई चीज जो है वो हम फिल कर सकते हैं, उस पाउच को, उस थैली को हम किसी चीज के साथ भर सकते हैं। इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो थैली की फॉर्म में होती है। अब आगे स्टूडेंट्स इसका जो फंक्शन क्या होता है हम वो देख लेते हैं कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो फंक्शंस क्या परफॉर्म कर रहे हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो वाली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिनकी आउटर सरफेस के साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं, ठीक है। अब राइबोसोम्स की मौजूदगी की वजह से इनका फंक्शंस भी वही होगा जो कि राइबोसोम्स का फंक्शन होगा, ठीक है। अब राइबोसोम्स का फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, राइबोसोम्स असल में प्रोटीन्स बनाने वाली फैक्ट्रीज है, यानी प्रोटीन्स जो है वो सिंथेसाइज करवाती हैं, बनाती हैं। तो जैसा कि राइबोसोम जो है वो प्रोटीन्स बनाती हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो भी प्रोटीन सिंथेसिस जो है उसमें इसका रोल है, उसमें प्रोटीन की सिंथेसिस जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करवाती है, ठीक है। और दूसरी बात कि जो प्रोटीन बन जाती है उसको हम क्या करते हैं जी, ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है राइबोसोम्स ने कोई प्रोटीन्स बनवाई, ठीक है, वो प्रोटीन क्या करती है जी, आउटर सरफेस से अंदर पेनिट्रेट कर जाती है, ठीक है, अंदर जो है वो पेनिट्रेट कर जाती है, फिर नालियों के थ्रू, इन चैनल्स के थ्रू वो प्रोटीन मूव करती रहती है, ठीक है, और मूव करके क्या करती है जी, वो साइटोप्लाज्म में आ सकती हैं या वो सेल से बाहर भी जा सकती हैं। तो असल में स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, एक और बात कि जो राइबोसोम्स, वो वाले राइबोसोम जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं, वो वाले राइबोसोम्स ज्यादातर वो प्रोटीन्स बनाती हैं जो कि प्रोटीन्स सेल से बाहर जानी होती है, ठीक है। मतलब जिन प्रोटीन्स का काम क्या हो, सेल से बाहर हो, उन प्रोटीन्स को बनाने वाले राइबोसोम्स ज्यादातर वो होते हैं जो कि इस आरईआर यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की आउटर सरफेस के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा था कि राइबोसोम्स दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो होते हैं कि यहाँ पर जो है वो सेल के अंदर फ्रीली पड़े हो, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली पड़े हो, और एक राइबोसोम्स जो है वो टाइप ऐसी होती है जो कि इस आरईआर के साथ अटैच होकर रहते हैं। सो वो वाले राइबोसोम जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होकर रहते हैं, वो राइबोसोम्स ज्यादातर वो वाली प्रोटीन्स बनाती हैं जो कि सेल से बाहर, जिनका काम क्या हो, सेल से बाहर होता है। तो इसमें मोस्टली जो है वो हार्मोन्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, जैसे इंसुलिन वगैरह, इन्होंने सेल से बाहर इनका काम होता है। तो इनकी जो ट्रांसपोर्ट है, यानी प्रोटीन बनाने के बाद जो इन प्रोटीन्स की जो ट्रांसपोर्ट है, सेल से बाहर लेके जाना या सेल के अंदर ही किसी और पार्ट को जो है वो प्रोटीन मुहैया करना या प्रोवाइड करना, ये काम भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम पढ़ते हैं जी
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। जैसा कि स्टूडेंट्स इसके नाम से ही जाहिर है कि इसकी जो सरफेस है वो हमें स्मूथ नजर आती है, ठीक है, यानी उस सरफेस के ऊपर हमें रफनेस जो है वो नजर नहीं आती। अब स्मूथ होने का जो है वो वजह क्या है कि ये इनकी जो सरफेस स्मूथ क्यों होती है, क्योंकि इनके साथ जो है वो राइबोसोम्स अटैच नहीं होते। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के साथ राइबोसोम्स अटैच नहीं होते। ये वो वाली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की टाइप है, ये वो वाली फॉर्म है जिसके अंदर क्या होता है कि राइबोसोम्स है वो अटैच नहीं होते इनकी सरफेस के साथ। तो इनकी जो सिस्टर्नी है, इनकी जो मेम्ब्रेन है स्टूडेंट्स, वो इन द फॉर्म ऑफ टिब्यूल्स हमें नजर आती है। हमें इनकी जो मेम्ब्रेन है स्टूडेंट्स वो टिब्यूल मींस कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को असल में टिब्यूल बोला जाता है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर जो है आपको शो करवाया गया है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसको शो करवाया गया है कि इनकी जो मेम्ब्रेन है वो टिब्यूल की फॉर्म में लंबे लंबे जो है वो हमें स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं। आगे हम देख लेते हैं इसके फंक्शंस के व्हाट आर द। अच्छा, इनकी जो मेम्ब्रेन है स्टूडेंट्स वो टिब्यूल्स की फॉर्म में होती है, ठीक है, लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसा कि आपको जो है एक पिक्चर दिखाई जा रही है, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो टिब्यूल्स की फॉर्म में नजर आती है, ना कि एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर, टिब्यूल्स की फॉर्म में वो नजर आती है। आगे हम देख लेते हैं कि वो कौन कौन से फंक्शंस हैं, वो कौन कौन से काम हैं हमारे सेल के अंदर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कर रहा है, ठीक है। आगे हम स्टूडेंट्स देख लेते हैं कि वो कौन कौन से काम है जो रफ एंडोप्लाज्मिक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रहा है। पहला काम है जी डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल ड्रग्स, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, जो भी हम मेडिसिन या ड्रग लेते हैं, ठीक है, उसका क्या होता है जी, उसके कुछ टॉक्सिक इफेक्ट्स होते हैं, उसके कुछ जहरीले असरात होते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर। तो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं तो जाहिर बात है हमारे सेल्स के अंदर भी होते होंगे, ठीक है। उसके इन जहरीले असरात को कम करने का या खत्म करने का काम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सेल के अंदर होता है, ठीक हो गया। तो हमारी बॉडी लेवल पर अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स जो डिटॉक्सिफिकेशन है वो मोस्टली होती है जी लीवर के अंदर, ठीक है। लीवर के अंदर ज्यादातर जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन होती है। और लीवर के जो सेल्स हैं हम उनको स्टूडेंट्स क्या नाम देते हैं जी, हेपेटोसाइट्स। लीवर के सेल्स को हेपेटोसाइट्स का नाम दे देते हैं। सो हेपेटोसाइट्स के अंदर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मिकदार है, इन ऑर्गेनेलिज की जो तादाद है, जो मिकदार में जो तादाद है, इनके नंबर्स जो है वो ज्यादा होते हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स मेरे जहन में एक और बात आ गई, वो ये कि जो ऑर्गेनेलिज हैं स्टूडेंट्स, हम पढ़ते हैं कि जो ऑर्गेनेलिज हैं वो यूनिफॉर्मली हमारी बॉडी के डिफरेंट सेल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि जिस सेल में जो है वो एक्टिविटी ज्यादा होती है उसमें उस टाइप की ऑर्गेनेलिज ज्यादा होगी, और जिस सेल में जो है वो एक्टिविटी इतनी नहीं है तो उसमें उसकी जो नंबर्स हैं वो कम होंगे। इसका मतलब ये है कि सभी सेल्स के अंदर जो है उनकी जो नंबर्स हैं वो सेम नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन द नीड, हमारी बॉडी को क्या जरूरत है, ठीक है। आगे स्टूडेंट्स आता है जी इसका जो फंक्शन वो ये है कैल्शियम आयन की स्टोरेज। अब कैल्शियम आयंस जो है हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इस ल्यूमन के अंदर स्टोर होते हैं, ठीक है। कैल्शियम आयंस जो है तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन के अंदर स्टोर होते हैं। अब इन कैल्शियम आयंस का क्या रोल है कि इन्हें हम जो है देख रहे हैं कि इसकी स्टोरेज जो है वो क्यों जरूरी है। असल में स्टूडेंट्स होता क्या है कि हमारे जो मसल सेल्स है, ठीक है, मसल सेल्स में कैल्शियम आयंस क्या करवाते हैं, वो मसल्स की कंट्रैक्शन करवाते हैं, ठीक है। उसका जो मैकेनिज्म है वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आप ये ध्यान में रख लें कि जो मसल्स की कंट्रैक्शन का काम है वो इन कैल्शियम आयंस का होता है। अब कैल्शियम आयंस अगर नहीं होंगे, अब अगर उनकी स्टोरेज ना हो हमारे सेल्स के अंदर, तो क्या होगा, मसल्स कंट्रैक्ट ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो उनकी कंट्रैक्शन के लिए कैल्शियम जरूरी है, और कैल्शियम आयन कहां पे हमें मिलते हैं जी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर मिलते हैं। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स, और भी यहाँ पर मैंने जस्ट मसल सेल की एग्जांपल दी है स्टूडेंट्स, इसके अलावा और भी डिफरेंट टाइप के हमारी बॉडी के अंदर सेल्स हैं, मतलब उनके अंदर कैल्शियम का और रोल है, लेकिन मैंने जस्ट मसल सेल्स के अंदर बताया कि यहाँ पर इसका जो है वो कंट्रैक्शन में रोल है। नेक्स्ट आता है जी ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। जो हमारे न्यूरॉन्स है स्टूडेंट्स, उनको हम देख लेते हैं। हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर जो सेल्स होता है वो उसको हम नाम देते हैं जी न्यूरॉन का। क्या नाम देते हैं जी, न्यूरॉन का। अब न्यूरॉन के अंदर क्या होता है कि सिग्नल जनरेट होता है, वो सिग्नल जो है वो एक न्यूरॉन से दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास, ठीक है।
ये सिग्नल क्या होता है, ये असल में मैसेज होता है, ठीक है। वो हम नर्वस सिस्टम के चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको बताना सिर्फ ये है कि जो नर्व इंपल्स है वो असल में वो वाला सिग्नल है जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के पास जाता है, और यही जो है हमारी बॉडी में कम्युनिकेशन का काम करता है। और इस नर्व इंपल्स की जो ट्रांसमिशन है, यानी ट्रांसमिशन बोलते हैं जी एक से दूसरे को पहुंचाना। सो नर्व इंपल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो है वो किस वजह से होती है जी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और इसमें भी असल में कैल्शियम का ही रोल होता है। तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है जी, नर्व इंपल्स की ट्रांसमिशन में भी अपना रोल प्ले करता है। आगे स्टूडेंट्स क्या है कि सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, यानी लिपिड्स को बनाना, ये भी काम किसका है जी, सेल के अंदर लिपिड्स को बनाने का काम भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही है। लिपिड्स में कौन कौन से लिपिड्स होते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन्स, स्टीरॉयड हार्मोन्स, असल में यहाँ पर आते हैं जी स्टीरॉयड हार्मोन्स। ऐसे हार्मोन्स जिनकी नेचर क्या है, स्टीरॉयड है, एस्ट्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन है, इसके अलावा कोर्टिसोल भी होता है, वो भी जो है इन्हीं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ही बनते हैं। नेक्स्ट लास्ट हम जो रोल है वो एससीआर का, वो क्या है जी, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। जैसा कि आप जानते हैं कि स्मूथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भी हमने पढ़ा था कि असल में चैनल्स हैं, ये रास्ते हैं गुजरने के लिए मटेरियल्स के, ठीक है। अब यहाँ वहां पर स्टोरेज भी हो सकती है, ठीक है, मटेरियल्स की, और ट्रांसपोर्ट भी हो सकती है। तो इसी तरह से जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके अंदर कुछ मटेरियल्स की स्टोरेज भी होती है, कुछ मटेरियल्स बनते भी हैं, और इसके अलावा मटेरियल्स जो है वो ट्रांसपोर्ट भी होते हैं, बनने के बाद जो है वो ट्रांसपोर्ट भी इन्हीं चैनल्स के थ्रू होते हैं, और सेल से बाहर भी भेजे जा सकते हैं, और सेल के अंदर भी जिस जगह पर हमें जरूरत होती है वहां पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट भी एससीआर का फंक्शन हो गया। अब स्टूडेंट्स ये तो हो गए सारे के सारे एससीआर के फंक्शन, और आरईआर के हमने पहले पढ़ लिए। अब स्टूडेंट एक कॉमन फंक्शन भी है जो कि दोनों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की टाइप्स जो है वो रोल प्ले कर रही है, मतलब दोनों की वजह से जो है ये होता है। वो फंक्शन कौन सा है जी, मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट कहते हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो फिजिकली सेल को एक सपोर्ट, एक सहारा दे रहा है। आप फर्ज करें कि अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे सेल के अंदर मौजूद ना हो, ठीक है, तो क्या होगा, सेल पिचक जाएगा, सेल जो है उसका जो सारा का सारा स्ट्रक्चर तबाह हो जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से जो है ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि ये मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है हमारे सेल को। तो आज के लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स हमने देखा, सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जो है उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसके बाद हमने सिस्टर्नी को देखा, ठीक है, और उसके बाद स्टूडेंट्स हमने टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखा और उनकी डायग्रामेटिकली जो है इलस्ट्रेशन हमने देखी। नेक्स्ट हमने जो है वो एससीआर आरईआर को देखा, उसके फंक्शंस पढ़े, एससीआर को देखा, ठीक है, और उसके फंक्शन जो है उसको डिस्कस किया, और लास्ट में हमने एक कॉमन फंक्शन जो है उसको डिस्कस किया जो कि इन दोनों का होता है, रफ और स्मूथ दोनों का मिला के हम पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स अब इस टॉपिक के अंदर जो है जो एससीआर का टॉपिक है ये असल में ज्यादातर शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर जो है वो पूछा जाता है, और एज अ होल ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, और डिफरेंट टेस्ट वगैरह में एमडी कैट में जो है स्टूडेंट्स वो एससीआर से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है।